गद्दार हैं बंगाल सीएम ममता बनर्जी। अब बंगाल में ममता का खेला ना होबे। बंगाल में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी को गद्दार कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? ममता बनर्जी ने आखिर ऐसी कौन सी गद्दारी की जिसका अंजाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा? और तो और अब ममता के खिलाफ कांग्रेस ने भी ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिस चक्रव्यूह में ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस गई हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ साल में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ऐसी घटनाएं करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। साथ ही रामनवमी के समारोह में किसी तरह का अड़ंगा लगने पर अपनी रणनीति भी जाहिर करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जहां भी पुलिस रोकेगी वहीं रामनवमी मनाई जाएगी। ममता बनर्जी गद्दार है। वो अटल बिहारी वाजपेयी से गद्दारी कर सकती हैं तो हिंदुओं के साथ भी गद्दारी कर ही सकती हैं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता से लिया बड़ा पंगा। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आड़े हाथों लिया और साफ कहा कि जुलूस निकालने के लिए किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घर में, सड़क पर, नदी किनारे, पर्वत पर हर जगह भगवान राम की पूजा की जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि हम हिंदू समुदाय के साथ ध्वज लेकर और जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जो हिंदू हित में काम करेगा वो ही पश्चिम बंगाल पर राज करेगा। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से साफ है कि इस बार रामनवमी पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ममता बनर्जी की सरकार के सामने ऊहापोह की स्थिति बना सकते हैं। क्या मुस्लिमों का मसीहा बनी रहना चाहती हैं ममता बनर्जी? इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी के सर्वे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय को सर्वे में केंद्रित कर रही है। बीजेपी नेता ने इस सर्वे को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि न्याय नहीं है। शुभेंदु ने कहा कि ओबीसी की लिस्ट में अवैध तरीके से कई समुदायों को शामिल करने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक न लगाते हुए 3 महीने में दोबारा सर्वे करने को कहा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ध्यान दे रही है। ममता सिर्फ मुस्लिमों का मसीहा बनती है ताकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट ममता बनर्जी हासिल कर सकें। ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया काम। अब बात करते हैं उस गद्दार शब्द की जिसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी गद्दार है और एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसका सच भी आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अब अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मंत्री होने के बावजूद उनके पास कोई विभाग ही नहीं था और वाजपेयी ने ही उन्हें बचाया था। 2001 में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने कारगिल शहीदों के लिए ताबूत खरीद में रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग की थी। सत्ता में काबिज फर्नांडिस ने वाजपेयी के आग्रह पर बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बनर्जी ने उनका फोन उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी के भरोसेमंद सुदीप बंदोपाध्याय को फोन किया। सुदीप ने फर्नांडिस को ममता बनर्जी से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन तब तक फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी गलत हुई थी साबित। एक और ईमानदार और दिग्गज समाजवादी माने जाने वाले फर्नांडिस का एनडीए सरकार से बाहर होना नीतीश कुमार, शरद पवार और रामविलास पासवान जैसे उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आया। तीनों ने वाजपेयी पर फर्नांडिस का इस्तीफा स्वीकार न करने का भारी दबाव बनाया। लेकिन वाजपेयी और फर्नांडिस के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसने कुछ समय के लिए विवाद को शांत कर दिया और फर्नांडिस इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। ममता बनर्जी ने अनुमान लगाया कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन और चुनाव में बसु का करिश्मा गायब होने के कारण ये उनके लिए बंगाल में 2001 में जीतने का कारण होगा। बीजेपी हार जाएगी
क्योंकि वहां की मुस्लिम आबादी 28% है, लेकिन उनकी गणना गलत साबित हुई। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन चुनाव में पूरी तरह हार गया। वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे अजीत पांजा ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ममता की चुनावी हार के बाद पांजा ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें सत्ता की भूखी और हताशा कहा। ममता बनर्जी अकेली पड़ी तो अटल बिहारी ने दिया था साथ। 2001 में हार के बाद ममता बनर्जी अकेली हो गई थी। वाजपेयी से नाता तोड़ने के उनके फैसले के बाद उनकी पार्टी के कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। दिसंबर 2003 में बनर्जी के पास एनडीए में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन एनडीए के सहयोगियों की ओर से भारी विरोध हुआ और नेताओं ने ममता बनर्जी को गठबंधन में फिर से शामिल न करने के लिए वाजपेयी के कार्यालय का रुख किया। फर्नांडीज सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति थे। रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी की जगह लेने वाले नीतीश कुमार ने भी बनर्जी की वापसी को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ लॉबी का साथ दिया। इसके बावजूद भी वाजपेयी ने अपने खास आदमी प्रमोद महाजन को काम पर लगाया। महाजन ने शांति स्थापित की और वाजपेयी द्वारा एनडीए के सभी सहयोगियों से विशेष अपील करने के बाद ममता बनर्जी को एनडीए सरकार में फिर से शामिल कर लिया। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था धोखा। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में आने का मौका तो मिला, लेकिन कई महीनों तक उन्हें बिना किसी विभाग के मंत्री पद पर रहना पड़ा। 2004 में आम चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले उन्हें कोयला और खान मंत्री बनाया गया। 2004 के चुनाव में हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति को अलविदा कह दिया। एनडीए में बनर्जी के लिए बने रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ उनके बयान काफी आए थे, यानी ममता बनर्जी के, और जॉर्ज फर्नांडिस इससे ही नाखुश थे। आज भी कई लोगों को इसे स्वीकार करना मुश्किल सा लगता है। आखिरकार ममता बनर्जी ने उस वक्त एनडीए को फिर से छोड़ दिया। आज वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई में सबसे आगे रहती हैं। हालांकि कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि ये वाजपेयी ही थे जिन्होंने उन्हें एक मुश्किल समय में राजनीति में वापस आने के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन दी थी, लेकिन ममता ने उनका भी साथ छोड़ दिया था। और अब यही कहानी ममता को 2026 में हराने के लिए बीजेपी लोगों को बताने का काम कर रही है और उन्हें गद्दार कह रही है, क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ बनाया प्लान। अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा के चुनाव कई मायनों में पिछले चुनावों से अलग होने जा रहा है। इस चुनाव में सभी दलों की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होंगी। जहां ममता बनर्जी सत्ता में चौथी बार वापसी का प्रयास करेंगी, वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में पहली बार आने के लिए चुनाव लड़ेगी। मगर इन दोनों दलों के अलावा कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट दलों की चुनावी प्राथमिकताएं काफी अलग होंगी। वो खुद जीतने के बजाय अन्य दलों की जीत हार को तय करने के लिए होंगी। आम आदमी पार्टी वाला हाल टीएमसी का होगा। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह ही कांग्रेस पार्टी का ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी उनके राज्य में मजबूत हो, क्योंकि ये दल उनके मुस्लिम मतदाता वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से खात्मा करना ममता बनर्जी का पहला प्रयास होगा। इसी कारण सागर दीघी विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से जीते बारन बिस्वास को ममता बनर्जी ने बिना देरी किए अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में भी फिर से 0 तक पहुंचा दिया। कांग्रेस ने उपचुनाव जीतकर ममता को दिखाई ताकत। कांग्रेस पार्टी मुर्शिदाबाद जिले के सागर दीघी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता खोलने में कामयाब रही थी, मगर कांग्रेस के विधायक बारन बिस्वास को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को 0 पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी इस अवसाद से नहीं निकल पा रही है। अगर बारन बिस्वास ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो सिर्फ 4 राज्य ऐसे होते जहां कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से उपचुनाव जीतने वाले बारन बिस्वास ने कांग्रेस को धोखा दे दिया।
पश्चिम बंगाल उन 5 राज्यों में से एक बड़ा राज्य बन गया जहां पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल के विधानसभा में अपना खाता खोलकर ऐसे राज्यों की संख्या को कम करना है जहां कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। ममता को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहला निशाना ममता बनर्जी ही होंगी। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई, वैसे ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से दूरी बनाकर राजनीति करेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल एक दुख की तरह है, क्योंकि वहां पर एक ही विधायक था, वो भी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में 44 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनाने वाली कांग्रेस पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। कांग्रेस पार्टी का प्रयास होगा कि ममता बनर्जी के राजनीतिक कद को छोटा किया जाए। ममता बनर्जी का बीजेपी विरोधी इंडी गठबंधन खेमे में कद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब ममता बनर्जी एकमात्र इंडी गठबंधन की अघोषित नेता बन गई है। अब इंडी गठबंधन के दल जैसे आप, राजद सहित कई अन्य दल गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने की मांग खुले या दबी जुबान से करने लगे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के जले पर नमक तब छिड़ककर जख्म को ताजा कर दिया जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना स्पष्ट समर्थन आपको किया, और अब इसी का बदला कांग्रेस बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से लेगी। यानी ममता के लिए 2026 की राह बिल्कुल आसान नहीं है और इस बार बंगाल में खेला ना होवे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।